हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो आर 2023 में हुआ था एग्जाम, उसके री एग्जाम के लिए ना उस जो क्वेश्चन में पूछे गए थे रीजनिंग के क्वेश्चन, उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। एक वीडियो हमने ऑलरेडी दे दिया है, आज ये लास्ट वीडियो है। इसी के साथ 2023 में जो भी क्वेश्चन हिंदी के साथ साथ जीएस और रीजनिंग में पूछे गए थे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर पीछे वाली वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं आज क्या कुछ खास क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज थोड़ा मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, एक आध दो क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, लेकिन हाँ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफ़ी मतलब अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। चलिए हमने पहला क्वेश्चन नोट डाउन करके रखा है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का एक चौथाई क्या होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर्स आपको ऐड करने हैं जो 14 से ज़्यादा हो, अर्थात 14 से बड़े हों, और 50 के ऊपर ना जाए, अर्थात 50 से नीचे हों। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, 14 को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 14 से बड़ी संख्याओं को इसमें शामिल करना है। तो सबसे पहले देखिए 14 के बाद ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो वो हो जाएगी 15। ठीक है, 15 के बाद आप देखिए 16 तो हो जाती है डिवाइड, फिर ये नहीं आएगा, 17 आएगा, 17 के बाद आ जाएगा 19, 19 के बाद आएगा 21। और सब में आप चाहें तो प्लस का सिंबल लगाते चलें, क्योंकि प्लस जो है करना ही है हमें। ठीक है, तो प्लस का सिंबल हम लगाते चलते हैं। और 21 के बाद 23 आ जाएगा, 23 के बाद आप देखें 25 आएगा, 25 के बाद आ जाएगा 27, 27 के बाद आप देखें 29। ठीक है, 29 के बाद क्या आएगा 31, 31 के बाद 33, 33 के बाद आप देखिए 35 आएगा, 35 के बाद 37, 37 के बाद आ जाएगा 39, फिर 41, फिर 43, 43 के बाद आप देखिए 45, 45 के बाद 47, 47 के बाद 49। ठीक है, तो आप देखिए कि जो हमारी 14 से बड़े और 50 से छोटी विषम संख्याएं हैं वो कौन कौन सी निकल के आ गई। 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 और 49। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं वो आपको मिल गए कौन से, तो 14 से बड़े लेकिन 50 से छोटे लेकिन विषम नंबर्स। ठीक है, तो चलिए अब हमको कह रहे हैं कि इन्हें ऐड करो। जब आप इनको ऐड करिएगा तो क्या आएगा, तो आप जब इसको ऐड करिएगा ना, तो हमने इसको ऐड करके पहले से ही रखा हुआ है, 576 आएगा। ठीक है, जब आप इसको ऐड करिएगा जैसे भी आपको समझ पड़े, चाहे आप, जैसे मेरी आदत है हम ऐसे ही ऐड करते हैं, पीछे वाली संख्याओं को पहले काटते जाते हैं। सबसे पहले तो 5 उस देख लेते हैं ताकि इजी हो ना, मतलब कभी कभी होता है कि रॉन्ग हो जाए, जहाँ जहाँ 5 आया पहले 5 को ऐड कर लेंगे, फिर 9 है 9 को ऐड कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके आप जैसा मन करें वैसे ऐड कर लीजिएगा। कुल मिला के जब आप इस पूरी की पूरी नंबर्स को ऐड करेंगे तो इसमें 576 आएगा। ठीक है, आपसे क्या कर रहे हैं कि इसके योग का एक चौथाई आपको बताना है। तो 576 हमारे पास नंबर आया, अब हम इसका एक चौथाई निकाल लेंगे। तो 576 का एक चौथाई जब आप करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 से आप इसको डिवाइड करिए। जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक सेकेंड, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 144 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 144। तो इसका जो सही उत्तर निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 144। यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपसे कह रहे थे कि 14 से बड़े नंबर्स हों लेकिन 50 से छोटे हों, लेकिन ध्यान क्या रखना है, विषम। हो सकता है कल को हमसे पूछ लें कि अभाज्य संख्याओं का योग का इतना बताओ, तो मतलब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, स्वयं के साथ साथ एक से भी डिवाइड हो जाएंगे, और एक से डिवाइड करना है ना करना इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो एक से और स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड ना हो उन्हें अभाज्य कहते हैं। लेकिन हमसे विषम का पूछा गया था, तो विषम कौन सी संख्याएं हैं, वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो चलिए हमने देख लिया। तो ये हो गया हमारे पास, जो इसका उत्तर निकल के आया वो आ गया 144। ठीक है, और एक क्वेश्चन ना इस टाइप का और पूछा गया था कि मतलब यहाँ पे नहीं कहीं और पूछा गया था कि ये किसका वर्ग होगा, शायद इसी में पूछा गया था, क्वेश्चन अधूरा ना हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर वर्ग की पूछ लेंगे तो जाहिर सी बात है 12 का वर्ग होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 12 बराबर में 144 होता है। अगर आप इसका मतलब कि वर्गमूल निकालेंगे तो 12 निकल के आएगा। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछे कुल मिलाकर के उनकी जो भी कंडीशन हो वो हमें फुलफिल कर देनी है। मेन जो पॉइंट था वो यही था कि आप इन विषम संख्याओं का योग सही से निकाल लें, बाकी उसके बाद तो सारी चीजें इजी हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, ये फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने बताया हुआ था कि जो भी क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने वाले वो हम सब सॉल्व कराएंगे। तो देखिए
200 वाट की क्षमता के 15 बल्ब 24 घंटे तक कहीं पे जलाए जा रहे हैं। आपको बताना है कि ये कितनी बिजली खपत करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, क्या पता इस बार भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि आप एक बल्ब जलाते हैं तो कितनी मतलब कि बिजली की खपत होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वाट इंटू घंटा बटे 1000 का जो है मतलब सूत्र रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो एक बल्ब जलाने में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 200 वाट के बल्ब हैं। ठीक है, कितने घंटे जलाए जा रहे हैं, 24 घंटे बटे 1000। अब आप इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 10 को 2 से अगर आप काटिएगा 2 पंचे 10 हो जाएंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी कि 12 दूनी 24 बटे 5, 24 बटे 5। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए तो 5 चौक 20, 5 8 40। ठीक है, तो 4.8 ये जो बिजली खा रहा है एक बल्ब 4.8 वाट की बिजली खा रहा है। अब हमसे चूंकि कितने के पूछ रहे थे, 15 बल्ब का पूछ रहे थे, तो 15 जो बल्ब है वो कितना खाएगा, 15 गुणे 4.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 15 ठे, मेरे ख्याल से ये 70 वाट होना चाहिए था। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। मैं थोड़ा स्लो सॉल्व करती हूँ ना, इसी वजह से आप लोगों के सामने सॉल्व नहीं करती, लेकिन फिर भी करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 15 अट्ठे 120 होता है ना, 120 के 0 हासिल आ जाएंगे 12। फिर आप देखिए 15 चौको 60, 60 12 72। ठीक है, 72 आएगा। ठीक, ये 70 नहीं होगा, ये 72 होगा। ठीक है, कितना होगा, 72। तो इसमें जो बिजली की खपत होगी, 15 बल्ब जो है वो कितनी बिजली की खपत करेगा, तो वो 72 वाट की बिजली खपत करेगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर से बता रहे हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। कह रहे हैं कि 200 वाट की क्षमता के 15 बल्ब 24 घंटे तक जो है जलाए जा रहे हैं। कहीं भी जलाए गए हो, आपके घर में हो या किसी माइनिंग में हो, कहीं भी हो, तो अगर वो इतने बल्ब जला रहे हैं तो उतने बल्ब को जलाने में कितनी बिजली खपत होगी, ये आपको बताना था। इसके लिए हमने क्या किया, हम एक सूत्र जो है लगाते हैं कि एक बल्ब के जलने पर जो बिजली की खपत है वो कितनी होगी। उसके लिए सूत्र क्या है, वाट इंटू घंटा अपॉन 1000। तो हमने वाट जो है कितना दिया था, तो 200 वाट दिया था। घंटे कितने हैं, 24 घंटे बटे 1000 किया, निकल के आया 24 बटे 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, फिर 5 8 40, मतलब 4.8 वाट आएगा। और उसके बाद फिर हम 15 का निकाल लेंगे, 15 गुणे 4.8 बराबर 72 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो और ये कैसे सॉल्व हो दिखाई दिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन में देखिए कि आपसे कह रहे हैं कि y का जो x परसेंट है वो किसके y परसेंट के बराबर होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि y का x परसेंट किसके y परसेंट के बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना a का जो है वो उसके बराबर होगा। तो चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि माना जो y का x परसेंट किसके, a का y परसेंट बराबर है किसके, y के x परसेंट के। ठीक है, तो परसेंटेज भूलिएगा नहीं, क्योंकि परसेंटेज भूल जाएंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी। अब हम इसको आगे क्या करेंगे, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जो a लिखा हुआ है, सॉरी a है जो ना, a का y परसेंट y अपॉन 100, जहाँ पर भी परसेंटेज का सिंबल लगा हो आप उसको अपॉन में 100 कर दीजिए, तो अपने आप ही जो परसेंटेज है वो हट जाएगा, बराबर y का x परसेंट अर्थात x अपॉन 100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ देखिए 100 यहाँ है बराबर के इस साइड, यहाँ भी 100 है बराबर के उस साइड, दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ देखिए बराबर के इस साइड y है, बराबर के इस साइड भी y है, तो दोनों कट गए। अब आप देखिए क्या निकल के आ रहा है, निकल के आ रहा है a बराबर x परसेंट। ठीक है, क्या निकल के आया, a बराबर x, अर्थात जो x है वो बराबर होगा a के और a बराबर होगा x के। ठीक है, तो इसका जो मतलब कि सही उत्तर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, जो ये कह रहे थे y का x परसेंट किसके y परसेंट के बराबर है, तो y का जो x परसेंट है वो a के y परसेंट के बराबर है। इस तरह का उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, इस वजह से इसका जो उत्तर निकल के आ रहा था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, वो निकल के आ रहा था नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या निकल के आ गया, तो इसका उत्तर जो निकल के आ गया वो आ गया x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x। अर्थात अगर आपको इसमें मतलब लिख के आता तो क्या लिख के आता, तो अतः y का x परसेंट बराबर है x के y परसेंट के। ठीक है, तो क्या निकल के आ गया, ये निकल के आता अपना कि अतः y का जो x परसेंट है वो x के y परसेंट के बराबर है। तो इसका उत्तर ये हुआ। थोड़ा मुझे ये अजीब क्वेश्चन लगे, लेकिन सॉल्व करने में इजी था, पर ये जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। चलिए फिलहाल के लिए इसका उत्तर यही होगा। हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर साल इसमें का एक क्वेश्चन बन ही जाता है। साधारण ब्याज से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग चूंकि बड़ा सा क्वेश्चन है तो 2 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक धनराशि, कौन सी वो धनराशि है ये नहीं पता है। कह रहे हैं कि एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर से 5 वर्ष में 540 रुपए हो जा रही है, ठीक है। यही धनराशि 9% सालाना ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी होगी, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। चूंकि देखिए जो इन्होंने दिया मतलब कि संख्या दी हुई है 540, ये 540 इन्होंने क्या दिया है, मूल और जो ब्याज है दोनों को मिला करके दिया है, अर्थात मिश्र धन दिया हुआ है एक तरह से, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र बराबर, एक ही सूत्र से ये जो है सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है, बटे 100। तो यही इसका एक सूत्र है, इसी से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चूंकि धनराशि जो मतलब मूल है वो दिया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो मूल जो राशि है उसको मान लेंगे यस, ठीक है। तो हमने माना कि जो मूल धनराशि है वो कितनी है, वो है अपनी यक्स। और देखिए इन्होंने जो 540 दिया हुआ है वो मिश्र धन दिया हुआ है, और मिश्र धन क्या है, तो जो मूल धन है माइनस मतलब कि सॉरी जो मतलब कि ये अगर हमें साधारण ब्याज निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो इन्होंने दिया हुआ है मतलब कि मिश्र धन, उसमें से हम जो मूल धन है उसको माइनस करेंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकल के आता है। तो चलिए सॉल्व करेंगे। अब हम इस सूत्र में जो है जो भी इनके द्वारा मतलब कि दिए हुए हैं संख्याएं उन्हें पुट आउट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करने में क्या आएगा, तो साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 540, ठीक है, माइनस यक्स। चूंकि हमने बताया कि जो मिश्र धन है उसमें से अगर आपको ब्याज निकालना है तो मूल धन को माइनस करना पड़ेगा, तो इसी वजह से साधारण ब्याज की जगह हमने क्या लिखा 540 माइनस यक्स बराबर, मूल धन इन्होंने दिया नहीं है तो इसको यक्स ही मान लेंगे, ठीक है, यक्स गुणे दर इन्होंने क्या दी है, दर इन्होंने दी है 7% और उसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है 5 वर्ष, और उसके बाद 100 लगा दीजिए, ठीक है। तो 100 क्यों लगा, समझ में आ रहा है, परसेंटेज वहाँ लगा था तो जाहिर सी बात है नीचे 100 लगा के तभी परसेंटेज खत्म करेंगे ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। और हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें मूल राशि निकालनी। अगर हमारे पास मूल धन राशि नहीं होगी तो हम लोग आगे का जो क्वेश्चन है कि 9% सालाना ब्याज की दर से 3 वर्ष में वो कितनी होगी, ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा ना तो ये जो है यहाँ से मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर के इस साइड, तो 540 में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डबल जीरो बढ़ जाएगा माइनस 100 यक्स, ठीक है। फिर आप यहाँ देखिए 7 और 5 बराबर 35 यक्स, क्या लिखा रहा है, ठीक है, ये है 35 यक्स। जब आप इसको आगे सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 54,000 ऐसे ही रहेगा बराबर, यहाँ पे लगाइए 100 इधर है प्लस में, इधर ले जाइए तो हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे 100 माइनस में है, इधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात 135 यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कि जो 54,000 बराबर कितना निकल के आ गया हमारा 135 यक्स। कैसे हुआ, तो 54,000 माइनस 100 यक्स था, बराबर के उस साइड 35 यक्स था। हम लोग जो है जो मतलब कि चर संख्याएं हैं उसको एक साइड करेंगे, चर संख्याएं एक साइड करेंगे, तो आप देखिए कि 100 यक्स जो है वो यहाँ पे माइनस में था, बराबर के हम उस साइड ले गए तो इसको प्लस में हो गया, तो जोड़ के हमने रख दिया यहाँ 135 और ये 54,000। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो यक्स बराबर कितना निकल के आएगा, यही आपको करना है 54,000 डिवाइडेड बाई तो 135। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना हम इसको 3 से सॉल्व करते हैं। देखिए 3 से कट जाएगा तो हम सबसे पहले इसको 3 से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इसको 3 से सॉल्व करिएगा तो 3 एकम 3 3 8 24 होता है ना, 3 8 24। फिर यहाँ देखिए 000 वैसे का वैसे निकल आया। फिर इसको जब आप करिएगा तो 3 चौक 12 3 पच्चे 15। फिर आप इसको किससे सॉल्व करिए, 3 से ही। अभी जब तक 3 से कट रहा है उसको 3 से ही काटेंगे। आगे देखिए अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 3 पच्चे 15 यानी 15 3 45 3 छंग 18 अर्थात 6,000, ठीक है। फिर आप देखिए 15 एकम 15 15 चौको 60, तो 60 यहाँ गया, 00 बच गया, ठीक है। अर्थात जो हमारे पास मूल राशि थी यानी यक्स का जो मान है निकल के आया कितना 400, ठीक है। तो जो हमारे पास धनराशि दी गई थी जिसका हमें मिश्र धन यानी कि मूल और जो है ब्याज 540 प्राप्त हो रहा था, वो राशि क्या थी, वो थी मतलब 400। अगर हम लोग इसमें से देखें कि कितना मतलब कि हमें ब्याज निकल के आ रहा है तो क्या करेंगे, 540 में से 400 घटा देंगे, ये जो संख्या निकल के आ जाएगी वही है हमारा ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा, तो आप देखिए 140 होगा ना, ठीक है। तो साधारण ब्याज हमारा कितना निकल के आ गया 140, हाँ ठीक है 140 ही निकल के आएगा। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि यही धनराशि अर्थात यही धनराशि, अब ये दूसरा वाला जो सेक्शन है वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दूसरा वाला सॉल्व करेंगे
क्या कह रहे हैं कि यही धनराशि, तो धनराशि क्या निकल के आई है 400। यही धनराशि को फिर आगे क्या कह रहे हैं 9% सालाना ब्याज की दर से कितना 3 वर्ष में हमें कितना जो है लाभ मिलने वाला है, यानी कि ये राशि कितनी हो जाएगी। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो देखिए 00 से 00 निपट गया, इसको यहाँ पे सॉल्व करिए तो 9 त्रिक 27, 27 गुणे 4, 7 चौक 28 यानी कि 108। ठीक है, तो 108 निकल के आ रहा है। हमारा जो साधारण ब्याज है वो कितना निकल के आ रहा है 108। अब हम क्या करेंगे, अब इस धनराशि को टोटल हमें करना है, तो हमारे पास 4 पहले ही थी, ठीक है 400 पहले था, 108 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 400 प्लस 108 बराबर 508 रुपये। ठीक है, अर्थात जो धनराशि, अर्थात जो 400 धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर से 5 वर्ष में 540 हो रही थी, यही धनराशि 9% सालाना ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी 508 हो जाएगी। इसका उत्तर जो है वो कितना निकल के आएगा 508। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने क्या किया है फिर से बता रहे हैं। देखिए इन्होंने धनराशि तो दी नहीं थी कि किस धनराशि के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने उसको यक्स माना। अब चूंकि हम लोगों के पास जो मतलब कि फॉर्मूला होता है वो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हम लोग साधारण ब्याज की जगह जाहिर सी बात है 540 तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे 540 माइनस यक्स। तो हमने यहाँ 540 माइनस यक्स किया, फिर उसके बाद हमने सूत्र में ही सब कुछ रख दिया। मूलधन हमने यक्स माना था, उसको रखा, दर 7 थी और 500 है वर्ष समय था, 100 अपॉन में किया। उसके बाद जब हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 5400 के मतलब कि 540 में 00 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई किया तो 54,000 हुआ माइनस। अब जाहिर सी बात है कि ब्रैकेट में ही दोनों ही संख्याओं में हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप केवल एक संख्या में मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाएंगे तो क्वेश्चन फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब जाहिर सी बात है आप इसके नीचे एक मान ले और वही सेम आएगा, तो बहुत ज़्यादा इसको आगे नहीं बढ़ाते। तो 100 से आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 54,000 माइनस 100 यक्स बराबर 35। इसको हम बराबर के उस साइड 100 को ले गए तो 135 यक्स हुआ। फिर यहाँ हमने सॉल्व किया तो 400 आ गया। 400 क्या है हमारा, तो 400 हमारा यक्स का मान है। कहाँ गया यक्स, हमने जो माना है ये है, तो यक्स का मान निकल के आया 400। और इसी 400 जो धनराशि है इसी के बारे में ये पूछ रहे थे कि 9% सालाना ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना होगा, तो 508 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन रहा। थोड़ा मतलब लंबे से क्वेश्चंस हैं, उन्होंने सारे के सारे क्वेश्चंस लंबे बनाए हैं। जीएस का उन्होंने पेपर ही बहुत टफ करने का प्रयास किया। खैर जो भी किया है हम आपको बस वही सॉल्व करा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में जो है आपको 2 क्वेश्चन एक साथ हमने नोट डाउन कर लिया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 मिनट में सेकंड की सुई के द्वारा जो तय कोण है वो मतलब कि क्या होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो कह रहे हैं प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ रही है, तो प्रत्येक घंटे में यदि ये 4 मिनट आगे बढ़ रही है, प्रति घंटे में 4 मिनट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 मिनट में ये कितना बढ़ेगी। तो 4 बटे इसको हम 60 करेंगे तो आपको समझ आएगा कि 1 मिनट में ये मतलब कि कितना बढ़ेगी आगे, तो 1/15। ठीक, चलिए आगे हम देखेंगे कि जब ये 1/15 बढ़ रही है तो आपको पता होगा कि जो हमारी घड़ी होती है ना, ये अगर घड़ी है तो अगर आप ये इसको 12 से चलाना स्टार्ट करेंगे, दोबारा अगर ये 12 पे पहुंचेगी तो ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना 360। कुल मिलाकर के जो वृत्त है वो आप देखिए पूरा का पूरा एक वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो वही कुल मिला के यहाँ भी लागू होगा कि ये जो घड़ी की सुई है अगर आप जहाँ से उसको चलाना स्टार्ट किए थे दोबारा वहाँ पे पहुँचेगी तो वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको 360 डिग्री का जो कोण बन रहा है उसी से मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/15 गुणे 360। अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या निकल के आएगा। चलिए इसको अगर हम 15 से सॉल्व करेंगे तो क्या ये सॉल्व होगा, देख लेते हैं। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, फिर 15 चौको 60। देखिए 24 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर ये प्रत्येक घंटे में 24 डिग्री का कोण बना रहा है तो क्या करें, सेकंड की सुई के द्वारा तय कोण, तो हम क्या करेंगे इसको 360 में प्लस कर देंगे 24 डिग्री और जो निकल के आ जाएगा वही इसका उत्तर होगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 8 यानी कि 384 डिग्री का ये कोण बनाएगा। कितना बनाएगा, तो ये जो मतलब कि जो घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ रही थी वो 1 मिनट में सेकंड की जो उसकी सुई है वो कितना कोण तय करेगी, वो 384 डिग्री का जो कोण है वो तय करेगी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 384 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है, अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक सीरीज दी हुई है, नंबर सीरीज। क्या है उसमें 3, 8, 13, 24, 41 और 70। ठीक है, आगे कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं।
जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करिए, जैसे भी मन करे वैसे करना ही पड़ेगा। तो हम लोग ना इसको जो इसका बीच वाला नंबर है वो वाला नंबर उठाएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आप 3 को देखिए, जो यहाँ पे 3 है और 8 है 13 है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि यदि आप 8 में से 3 घटाइए तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, वैसे ही 13 में से 8 घटाइएगा तो 5 आएगा। ठीक, अब हम जब दूसरा नंबर उठाएंगे तो आप देखिए, अगर आप 41 में से पहले ये वाला घटा लीजिए। ठीक, तो पहले अगर आप 14 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, सॉरी 24 में से अगर आप 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। आगे देखिए 41 में से अगर आप 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 11 में से 4 गए यानी कि 17 आएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे आपके पास 41 और 70 है, तो 70 में से अगर आप 41 घटाएंगे तो क्या होगा, तो 10 में से 1 गए 9 यानी कि 29 होगा। तो हमें ये तो समझ आ रहा है कि ये जो नंबर्स हैं, मतलब कि इसके घटाने पे क्या आ रहे हैं, जो विषम संख्याएं हैं, विषम नहीं हम ये कहेंगे अभाज्य संख्याएं आ रही। तो हमारे मन में आएगा कि चलो 29 के बाद जो है जो संख्याएं 31 वो भी अभाज्य है, यही जोड़ देंगे तो 70 में 31 जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि इसमें कुछ और भी एक पैटर्न फॉलो किया गया है। जैसे अगर आप 5 को 5 ऐसे रहने दें, चूंकि 5 दो बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ से आप देखिए 5 और 6, तो 11 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 17 में से 11 घटाएंगे तो आप देखिए 6 आएगा। यानी कि एक ऐसी सीरीज आ रही है जिसमें इनको भी घटाने पे जो बराबर नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो आगे देखिए, अगर आप 29 में से 12 घटाएंगे, सॉरी 29 में से 17 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, क्योंकि 9 में से 7 गए 2। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको फिर से 12 इसमें प्लस करेंगे। 29 में 12 अगर आप प्लस करिए तो कितना आएगा, तो 29 में अगर आप 12 प्लस करेंगे तो 9 2 11 41 आएगा, और इसमें फिर वही 41 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो मतलब क्या आ जाएगा, 41 यदि आप यहाँ जोड़ेंगे तो 7 4 11 और ये, ठीक है, 111 आएगा। तो इसमें इस सीरीज में जो अगला नंबर आएगा वो आएगा अपना 111। क्या आएगा, 111। ठीक है, 111। मैं इसको बहुत अच्छा जो है नंबर सीरीज नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन इसके अलावा ना और कोई पैटर्न ही नहीं लग रहा है इसमें, तो इस वजह से यही पैटर्न लगाना पड़ा कि पहले में देखिए जो नंबर्स है वो कुल मिला के रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा डेज है, संडे मंडे ट्यूसडे, वहाँ से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और अब देखिए, कैलेंडर से भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है और डेज से भी क्वेश्चन पूछा है, तो मतलब दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि गत दिवस के एक दिन पहले रविवार था तो कल के एक दिन पश्चात के 3 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए पहले आपको ये पता होना चाहिए गत मतलब क्या होता है। तो गत मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, क्या हुआ, बीता हुआ कल। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा ना तो ये क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा आपसे। तो हम लोगों को संडे मंडे तो क्रम से पता ही है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर से संडे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का बहुत ईजी सा तरीका होता है, एक लंबी सी रेखा खींचिए। ठीक है, एक लंबी रेखा खींचिए और इसी में इनके द्वारा जो जानकारी है उसको रख दीजिए। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि आज कौन सा दिन है, इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें अगर हम लोग उस जानकारी के हिसाब से अगर आज कौन सा दिन है ये निकाल लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन ईजी वे में हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं कि यदि गत दिवस के एक दिन पहले रविवार था, यानी कि आज का दिन यहाँ पॉइंट कीजिए, और गत दिवस अर्थात बीते हुए कल के एक दिन पहले कौन सा दिन था, रविवार था। ठीक है, तो अगर गत दिवस के एक दिन पहले रविवार था तो आज क्या हो जाएगा, रविवार के बाद सोम, अर्थात आज देखिए मंगलवार है। ठीक है, आज हो जाएगा मंगलवार। तो इस जानकारी के हिसाब से आज जो है वो क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। कह रहे हैं तो कल के एक दिन पश्चात के 3 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा। तो कल यानी कि आने वाले कल के एक दिन पश्चात, तो कल क्या होगा, कल हो जाएगा बुध, और इसके पश्चात पूछ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ होगा बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। और इस बृहस्पति के 3 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। तो चलिए बृहस्पति के 1 2 3 दिन के पश्चात जो आएगा वही दिन होगा। तो ये है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आएगा शुक्र, शुक्र के बाद आएगा शनि, और हमसे पूछ क्या रहे हैं, ये वाले दिन का पूछ रहे हैं, अर्थात रविवार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या निकल के आएगा, इसका उत्तर निकल के आ जाएगा रविवार। ठीक, तो जो क्वेश्चन हमसे बन रहा था कि यदि गत दिवस के एक दिन पहले रविवार था तो कल के एक दिन के 3 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा, तो ये हो जाएगा अपना रविवार। ठीक है, तो यही इसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन है काफ़ी लंबी सा है, उसको हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप करके आइएगा, और अगर आप कहिएगा तो फिर सॉल्व कराएंगे, वरना वो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। मैं तो कहूँगी उस तरह के क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए। फिलहाल के लिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रही हूँ कि वो क्वेश्चन क्या था।
क्योंकि इतना ना टाइम ही नहीं रहता, जितना बड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करने में ही हालत ख़राब हो जाएगी। और हाँ, अगर आप लोगों के पास किसी के पास उसका कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, तो मेरे लिए और ही अच्छी बात हो जाएगी। तो बस एक सेकंड मैं क्वेश्चन खोज लूँ कहाँ पे है वो भयानक सा क्वेश्चन। तो हाँ देखिए, लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। कह रहे हैं कि यदि a अपॉन एच प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, आगे भी कह रहे हैं कि आपसे b अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इज इक्वल टू 1, देन h अपॉन a प्लस सी अपॉन जेड इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि a अपॉन एच प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 है, दूसरे में कह रहे हैं कि b अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड बराबर 1 है, तो आपको एच अपॉन ए प्लस सी अपॉन जेड का मान कितना निकल के आएगा ये बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कमेंट करने के लिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या मान होगा। और चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।